दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आज एक आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूं मैं। एसबीआई क्लर्क की जब से वैकेंसी आई थी तब से लेकर अब तक बहुत उथल-पुथल मच चुकी है। बहुत सारा वैकेंसी आ गई थी, बहुत सारी पोस्ट आई थी इसमें। पोस्ट मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा थी। तो जिसको फॉर्म नहीं भी भरने का सोचा था जिसने, उसने भी फॉर्म भरा हुआ है। तो एक बड़ा दिमाग में टेंशन सा आ गया कि क्या पिछले साल का कट ऑफ इस साल का कट ऑफ सिमिलर होने वाला है या कुछ आगे पीछे होगा। खैर ये तो दूसरा पार्ट है। यहाँ पे पहला पार्ट है कि आपको पढ़ना कैसे। ऑलमोस्ट धीरे धीरे हमारा जनवरी का महीना पूरा खत्म हो चुका है और फरवरी यानी कि अब हम उस महीने में कदम रखने जा रहे हैं जिस महीने में हमारा एग्जाम होगा। फरवरी में एग्जाम होने वाला है तो तय है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की डेट्स भी आ चुकी हैं, यानी जो आपका एग्जाम से पहले पीईटी का टेस्ट ट्रेनिंग होती है पीईटी वाली, वो भी आपकी शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपका एग्जाम जो है वो इस ट्रेनिंग के जस्ट बाद यहाँ पे शेड्यूल हो जाता है। तो आपके पास समय, अगर मैं बहुत ज़्यादा ना लगाऊं तो हार्डली 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। और अगर 25 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, अगर ओवरऑल एक महीना भी लेके चलो आप, तो उस एक महीने में हम क्या करें। बहुत सारी दिमाग में चलती रहती चीज़ें कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब चूंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं तो मैं ये समझ चुका हूं कि आप लोगों ने एग्जाम का सिलेबस तो देख लिया होगा, सेक्शनल कट ऑफ क्या होते हैं, सेक्शनल टाइमिंग क्या होती है, इन सब सारे के सारे टर्म से आप बिल्कुल रूबरू होंगे। आपको पता होगा कि इन सब का क्या मतलब है। तो मैं इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं। अब इस एक महीने में हम ऐसा क्या करें कि एसबीआई क्लर्क हमारे लिए बाकियों से आसान हो जाए। देखो यहाँ पे कहते हैं ना कि फाइनल मिनट तक जिसने अपने प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया वो एग्जाम क्लियर कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर हो जाती है कि आप इस एक महीने में क्या करने वाले। तो चलिए ज़रा मेरे साथ मिलके, चूंकि मैं कई इसके एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ, बहुत बार एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो एक मुझे पता है जो मैं एक महीने अंतिम जो मेरे होते थे उस एक महीने में मैं क्या करता था, उसी पर बेस्ड मैं ये वीडियो बना के लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान नुकसान होता है। तो पूरा देखना आपको बहुत काम करेगा। चलिए, तो कैसे करें आपका एसबीआई क्लर्क की फाइनल स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाने आया हूं आपको मैं। सबसे जरूरी चीज यहां पर देखिए ध्यान से, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आता हूं। 100 नंबर का पेपर है और एक सिंपल सा एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर मान के चलो कि आपको कितने नंबर लाने हैं, तो आपको 70 नंबर तक कोशिश करनी है कि आपको लाने हैं। बाकी स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ है, तो वो भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कितना कितना कट ऑफ क्या जा सकता है उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल एक बता रहा हूं एग्जांपल कि 70 नंबर तक आपको जाना है। आप अगर अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से नंबर जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन, अगर आप 60 नंबर तक जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। SC ST वाले भी 60 नंबर तक टारगेट करें। मुझे पता है कट ऑफ कम जाएगा इससे, लेकिन आप इतना टारगेट करो। जनरल से हो तो आप कोशिश करो 70 से 80 के बीच में टारगेट करो, आपका कट ऑफ इसके अंदर ही रहेगा। तो टारगेट आपको करके चलना है। तो क्या क्या करेंगे इस दौरान जरा देखिएगा। आपका जो स्टडी प्लान है ना, उसका एक प्रॉपर ओवरव्यू मैं बता रहा हूं कि वीक वाइज ब्रेक डाउन करो। आप हफ्ते वाइज, देखो हमारे पास 4 हफ्ते हैं, तो 4 हफ्ते के हिसाब से अपने आप का पूरा पूरा प्लानर बना लो कि इस एक हफ्ते में ये करना है, इस एक हफ्ते में ये करना है, इस एक हफ्ते में ये करना है। मैं जनरली आप लोगों को देखा होगा आपने, तो मैं टारगेट्स भी देता हूं कि ये चीज आपको पूरी करनी है। ठीक है, उसके बाद अपना डेली का स्टडी शेड्यूल निकालो कि भाई पूरे दिन आज मुझे क्या टारगेट करना है, वो शेड्यूल बनाना है। उस शेड्यूल के हिसाब से फिर आपको परफॉर्म करना है। और ध्यान रखना है उस शेड्यूल में आपका मॉक टेस्ट होना बहुत जरूरी है। हर एक दिन आपको एटलीस्ट एक मॉक देना है, कम से कम शुरुआती 10 दिन, और अंतिम जो 10 दिन होंगे वो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 मॉक आपको देना है। उसके बाद जो आपकी रेगुलर क्लासेस वगैरह आप अटेंड करते हो, जैसे मेरी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे हर दिन शाम को 4 बजे, आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें इनडायरेक्टली आपको उस सब्जेक्ट की बेहतर प्रैक्टिस करवाता हूं मैं तो ये कहता भी हूं कि रीजनिंग आपको अलग से नहीं पढ़ना, अगर आप मेरी क्लास प्रॉपर देख ले रहे हो तो आपका रीजनिंग बन जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, एक प्रॉपर शेड्यूल बना के जो कि डेली बेसिस पे होगा और उसको फॉलो करना, जिसमें मॉक टेस्ट आपका इंक्लूड रहेगा। ध्यान रखिएगा कि जो आपका इंपॉर्टेंट ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब ये एक ऐसी चीज है भाई जो आपको कह सकते हैं कोई बताएगा नहीं, आपकी प्रैक्टिस पे होती। और आप में से मैक्सिमम बच्चों ने जिसने शुरुआत करा था एसबीआई क्लर्क का, जो कंसिस्टेंट है, मैं देखता हूं मेरी क्लास में काफी बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है, मतलब उनके क्वेश्चंस बन रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप बिल्कुल पैनिक यहां नहीं करेंगे, बस कंसिस्टेंट रहिए बेटा, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना तय है। और चूंकि 2025
कह सकते हैं कि नौकरी का साल होने वाला है। स्टेट बैंक की अगर बात करूं, स्टेट बैंक तो मैं यहाँ पे क्या ही बोलूंगा, बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग आपकी 30,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो आपके पास यहां नहीं तो कहीं और मौके बहुत मिलेंगे बेटा। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कंसिस्टेंट रहना बड़ा जरूरी है। सिलेक्शन तो होना है, यहां नहीं होगा कहीं और होगा, हो सकता है यहीं हो जाए, ठीक है। तो कंसिस्टेंट यहां पे रहना है आपको। इसके अलावा ध्यान से रखिएगा, बहुत कुछ जो मैं अपने एग्जाम में अपने जमाने में करता था वो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई फोकस ऑन बेसिक ऑफ ऑल सब्जेक्ट। जो भाई सारे सब्जेक्ट जो हैं उनके बेसिक्स पे थोड़ा फोकस रखना, क्योंकि क्या होता है ना, प्रीलिम्स का जो लेवल होता है वो बहुत हाई फाई नहीं होता है। लड़ाई आपकी वहां छोटी माइनर मिस्टेक से हो जाती है, जो हम एग्जाम में करके आ जाते हैं, ठीक है। लर्न फंडामेंटल ग्रामर रूल्स, नंबर सिस्टम एंड रीजनिंग कंसेप्ट। ये चीज आपको पता होगी, इस पे बहुत ज्यादा फोकस मैं अब तो करने को नहीं बोलूंगा। इनिशियल डेज में आप ये कह सकते थे, लेकिन अब जो हमारे अंतिम 1 महीने हैं, अंतिम 1 महीने में जो चीज आप जिस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो पैटर्न पकड़ लो। तुमको पता है कि रीजनिंग में पजल का मंथ वाली पजल ऐसे आती है, तो वो कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। अब जब आपके सामने वो पजल आएगी तो वो क्लिक करना ही करना चाहिए आपको कंसेप्ट। अगर नहीं कर रहा तो भाई गड़बड़ है। इसी के लिए मैं कह रहा हूं बार बार कि मॉक टेस्ट आपको लगाना है, मॉक टेस्ट से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आइए जरा सा, आपको पास एक मौका ये भी है कि आप टॉपिक वाइज क्विजेस भी लगा सकते हैं। आजकल बहुत जगह पे, चाहे किताबों के थ्रू या ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आपको देखोगे यहाँ पे तो टॉपिक वाइज क्विजेस मिलते हैं। आप गूगल पे सर्च भी कर लेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। तो वहां से आप टॉपिक वाइज क्विज भी लगाइए। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि सिलोगिज्म आपका वीक है, मैथ्स में डीआई नहीं बन रही, सिंप्लीफिकेशन में स्पीड नहीं आ रही, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, बहुत हेल्प करेगा। ये चीज मैं करता था और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आते हैं अगली कहानी पे। जो अगली कहानी जो सबसे जरूरी है मेरे ख्याल से, जो दूसरा हफ्ता होगा, पहले हफ्ते का तो हिसाब किताब मैं बता दिया, दूसरे हफ्ते में आपको क्या फोकस करना है। भाई अंतिम दिन की कहानी चल रही है, अब इस अंतिम दिनों में जो दूसरा हफ्ता होगा वो आपको डेडिकेट, खैर ये तो आपको डे 1 से ये चीज करनी चाहिए थी, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि प्रीलिम्स का एग्जाम वही निकाल सकता है जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी हो। स्पीड और एक्यूरेसी मिलाओगे तब आपका सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स में, ठीक है। और मेंस में सिर्फ एक्यूरेसी से सिलेक्शन होता है, स्पीड कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वहां टाइम बहुत होता है, क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। तो भैया दूसरा हफ्ता जो होगा वो हमको किसको डेडिकेट करना है, मॉक टेस्ट को। सॉल्व सेक्शनल मॉक टेस्ट आप ये दे सकते हो। सेक्शनल मॉक टेस्ट के अलावा अपना टाइम मैनेजमेंट वहां पे मैनेज कर सकते हो कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम आप दे रहे हो, कितना टाइम देना चाहिए। और लास्ट में क्या होगा, अपना जो वीक एरिया है, मैं देखता हूं कई सारे बच्चों के बहुत सारे पोर्शन ऐसे हैं जहां पे कमजोर हैं, स्पेशली इंग्लिश का जो सेक्शन होता है, इंग्लिश का जो पेपर होता है, वहां पे लोग कमजोर हैं, तो थोड़ा सा उस पर काम कीजिए। खैर, ये जो स्पीड और एक्यूरेसी है, यहां पे मैं ये चीज करता था अब, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो चीज आपको मैंने बताई है, इस चीज में से ये वाला पोर्शन आप हटा सकते, ये वाला पोर्शन हटा सकते हैं, पहला वाला, यानी कि जो आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट है, सेक्शन वाइज मत दीजिए, आप पूरा एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए। इसके जगह पे आप, भाई हमारे जमाने की कहानी अलग होती थी, आपके जमाने की कहानी, इसीलिए मैंने इसको लिख के लेके आया हूं और इसके बाद मैं इसको हटा के आपको बता रहा हूं कि आपको फुल मॉक देना है। खैर ये डेली देना है, लेकिन दूसरे हफ्ते में तो आपको फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि फुल मॉक आपको हर दिन 2 मॉक देने, ये मान के चलिएगा। एक सुबह सुबह दे दीजिए मॉक और एक रात में सोने से पहले दीजिए। और ध्यान रखिएगा मॉक को जरा एनालाइज कीजिएगा कि कहां गलती हो रही है, अपना वीक एरिया वहीं से आप पाएंगे कि बार बार क्या एक ही क्वेश्चन में गलत हो रहा है, बार बार सिलोगिज्म गलत हो रहा है, क्या बार बार नंबर सिस्टम में गलती हो रही है। तो आप उनको थोड़ा सा एक बार अच्छे से बैठ के उनको रिवाइज कर लीजिए, ये आप काम कर सकते हैं। दूसरे हफ्ते की कहानी डेडिकेटली हमारे मॉक टेस्ट पे, हालांकि अभी आप करेंगे, लेकिन दूसरे हफ्ते से थोड़ा सा ये स्पीड बढ़ा देना है, 2 मॉक आपको एक दिन में देना है, ठीक है। इसके अलावा भैया तीसरा जो मैंने यहां पे लिखा है कि फुल लेंथ मॉक और एनालिसिस तीसरे हफ्ते में दिया है, तो तीसरे हफ्ते में भी ये चीज जो आपने दूसरे हफ्ते से शुरू की थी वो कंटिन्यू रहेगी। मतलब दूसरे हफ्ते में तो आपने क्या दिया था, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आपको फॉलो करनी है तो आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। आपको लगता है कि सर मैं सोच रहा हूं ना टॉपिक वाइज मॉक, पजल का एक अलग मॉक दे देता हूं, सिलोगिज्म का अलग मॉक देता हूं, तो आप दूसरे हफ्ते में ये कर सकते हो। ये जो भी एक्सपेरिमेंट है वो दूसरे हफ्ते के लिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ऐसा होगा कि दूसरे हफ्ते से आपका 2 मॉक शुरू हो जाएगा और वो पूरे एग्जाम तक चलेगा, चाहे दूसरा हफ्ता हो या तीसरा हफ्ता हो, एग्जाम तक चलेगा, ये करना ही करना है। अलग से कुछ मत पढ़ो, मॉक टेस्ट लगाओ, क्लासेस वगैरह देख सकते हो, वहां से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अलग से कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करो बेटा, क्योंकि अब नया पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। तीसरा हफ्ता डेडिकेटली फुल मॉक, जो मॉक टेस्ट है उसकी बात मैं कर रहा था। इसके अलावा एनालाइज मिस्टेक्स एंड इंप्रूव, उसको ध्यान रखना है, हमेशा करना है। रिवाइज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसमें याद रखना कंसेप्ट की जगह आप टॉपिक भी ऐड कर सकते हो कि भैया आप जो है टॉपिक भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भैया लास्ट में
यहां पर कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे लग रहा है कि बॉदर कर रहा है और मुझे पता है कि वो एग्जाम में आएगा, कुछ नया ना पढ़ने का सजेशन मेरा ये था कि जो चीज तुम्हारे सिलेबस में है वो तो तुम्हें कवर करना है बेटा, क्योंकि एग्जाम में एक नंबर भी बहुत भारी पड़ता है जब आप बात सिलेक्शन की करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे टॉपिक कर लेना है क्लियर। कोई भी टॉपिक, जैसे मैं आपको अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि 2 महीने में कैसे करें प्रिपरेशन, तो उस वीडियो में ना मैंने आपको लास्ट में बताया भी था कि मैथ्स में किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, इंग्लिश में किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हें पता ही है कि एग्जाम में आने वाले हैं उनको तो क्लियर करोगे ना करोगे, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मॉक टेस्ट यही एक अंतिम आपकी कह सकते हैं सब कुछ क्या करेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है आपकी सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे बताएगा। यही बताएगा कि आपका स्कोर कितना जा रहा है और आप एग्जाम से थोड़ा सा क्या होंगे, बिल्कुल जुड़े होंगे। मैं फिर से कहूंगा मॉक टेस्ट ऑफलाइन मत लगाना, ऑनलाइन लगाना बेटा, ऑफलाइन बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में, हमारा जो अंतिम हफ्ता होगा एग्जाम से एक हफ्ते पहले की बात, फाइनल रिवीजन एंड स्ट्रैटेजी, जिस पे हम बात करेंगे कि उस एक हफ्ते में हमको क्या करना है जरा समझिएगा। रिव्यू इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स एंड फॉर्मूलाज, स्पेशली ये टर्म्स है मैथ्स के लिए। रीजनिंग में और इंग्लिश में कोई यहाँ पे फॉर्मूलाज होते नहीं है। अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर, सर ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। एक हफ्ते पहले आपको सिर्फ ये काम करना है कि जरा प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व कर लें, याद रखना लास्ट हफ्ते में करना है, क्योंकि जब आप लास्ट हफ्ते में करोगे तो आप बिल्कुल ताजा ताजा पढ़ के गए रहोगे कि हाँ ये चीज आई थी, थोड़ा हम इसको और अच्छे से कर लें। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करना है और यहां रखना है, ये मैं बार बार कह रहा था, नए टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स। जो पढ़ा है सफिशिएंट है और मेरे ख्याल से आप लोगों ने हर वो चीज पढ़ ली है जो आपके एग्जाम में आती, तो फिर अलग से क्यों कुछ करना, अलग से क्यों कुछ तैयारी करना। थोड़ा ये थोड़ा सा 1 महीना है क्रूशियल, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया पिछले साल का पेपर उठा लीजिए, आपको मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर नहीं मिलता तो गूगल पे लिखो, सब अवेलेबल है भाई साहब। और भैया एक बार जरा देख लेना मैथ्स में कोई ऐसा है कैलकुलेशन का ट्रिक, जैसे सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर क्यूब, इनकी ट्रिक्स जो है वो जल्दी से निकल जाती हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होंगी, तो वो चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। सर समझने वाली बात यहाँ पर होगी कि आपको सबसे जरूरी क्या करना है वो आपको आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। एक हिंट है जो मैं करता था वही चीज आपको बता रहा हूं और आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आपको कुछ टिप्स बताऊंगा यहाँ पे। प्रियोरिटाइज हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, ये हमेशा ध्यान रखना कि जो आपको पता है कि जिस टॉपिक से आपको ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं भैया उनको थोड़ा प्रियोरिटी ज्यादा दो। यूज द एलिमिनेशन मैथड इन द रीजनिंग। एलिमिनेशन मैथड मतलब आप ये कह सकते हो कि रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस हैं जहां पर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीख सकते हो। मैंने स्पेशली अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में काफी पढ़ाया हुआ है, कभी कभी आपको मैंने यहाँ पे ब्लड रिलेशन में कराया हुआ है, कभी कभी मैंने रैंकिंग पोर्शन में भी बताया हुआ है। तो अगर आपके पास वो कैबिलियत है, आपको लगता है कि वो कर सकते हो तो करो, अदरवाइज आप बेसिक से जाओ, बस थोड़ा सा स्पीड अपनी अच्छी रखना। और रीजनिंग से पता नहीं क्यों मुझे ऐसे विश्वास हो रहा है कि आपको चीजें अच्छी मिलेंगी, बस आप मैथ्स और इंग्लिश को संभाल लेना, ठीक है बेटा। आगे क्या है, रीड न्यूज़पेपर डेली फॉर द इंग्लिश इंप्रूवमेंट। देखो एक चीज मैंने अलग से जोड़ दी है, और ये एक ऐसी समस्या है जिसको आप पहले वीक से कर सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं आज से ही कर सकते हो। जिन बच्चों को डे 1 से कर सकते हैं, इसका कोई स्पेशल दिन नहीं होता, पहले दिन से। देखो कई बच्चों को लगता है कि सर अंग्रेजी कितना भी पढ़ लें आज भी वही नाउन प्रोनाउन चल रहा, आज भी वही सब कुछ चल रहा है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज चल रहे हैं, सर पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं समझ नहीं आता। तो इसका बड़ा सिंपल सा उदाहरण है जो मैंने सीखा था, मैं भी एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन इंग्लिश अच्छी होने लगी। सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल बढ़ा दो, डेली बैठो एक पेज पढ़ो को सर, वो एडिटोरियल पढ़ सकते हो, वो कुछ भी न्यूज़ पढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ सकते हो, वो जरूर करो, क्योंकि उससे आपकी अंग्रेजी सुधरेगी। और सर बैंक में बिना इंग्लिश आते हुए आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। सर मान लो चलो आरआरबी का एग्जाम दिया, उसमें इंग्लिश नहीं है, आपको हिंदी ऑप्शनल है आरआरबी में, तो आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन फिर आगे प्रमोशन में आपको तो ये दिक्कत आएगी, थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पे इंग्लिश आपकी अच्छी रहती है ना, तो आप अलग ही पर्सनैलिटी यहाँ पे आपकी शो होती है। तो कोशिश करिए इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। सबसे जरूरी चीज जो यहाँ पर स्पेशली हमारे जो प्रो स्टूडेंट होते हैं वो बड़ी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जिनको बहुत भरोसा होता है कि सर इस बार एग्जाम क्लियर कर लेंगे ना, वो बहुत मिस्टेक्स करते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं, टाइम मैनेज ना करना, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एग्जाम में पैनिक ले लेना, पहले से ही डिसाइड कर लेना कि भैया हम इतना करके आएंगे, पिछले साल का कट ऑफ इतना गया था तो हम इतना ही करके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी प्री डिसाइडेड मत लेके जाओ एग्जाम में माइंड कि सर हम ये करेंगे, पहले ये उखाड़ देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं। आप एग्जाम में बैठो, वो कहते हैं ना क्रिकेट में जब बॉल फेंकने बॉलर दौड़ता है तो आप पहले से अगर डिसाइड कर लोगे कि मैं छक्का मारूंगा स्क्वायर लेग पे, तो शायद आप बोल्ड हो जाओ।
लेकिन जब बॉल गिरती है तो बॉल की मेरिट के हिसाब से जब खेलते हो ना आप, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हो। तो याद रखना, जैसा पेपर आएगा उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी ऑन द स्पॉट बनेगी। पहले से अज्यूम मत कर लेना कोई चीज, ठीक है। टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, और अपना वीकर सेक्शन जो है, जो आपकी कमजोरी है, उनको फिलहाल थोड़ा सा क्या करो, अवॉइड करो, उनको छोड़ो, दूर करो। जो होगा देखा जाएगा। अभी जो स्ट्रांग है उसको अच्छा करो। एक नियम बड़ा अच्छा मुझे आज भी आता है कि जो चीज आपकी स्ट्रांग है, या सिंपल जो वीक है उसको स्ट्रांग करो, जो स्ट्रांग है उसको और परफेक्शन में लेके आओ। समझ में आई बात? ये नियम होता है, समझ में आई बात? स्किपिंग मॉक टेस्ट एनालिसिस, ये सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं कि मॉक टेस्ट दे देंगे, स्कोर देख लेंगे, सर आज मेरे कम नंबर है, लेकिन ये नहीं देखेंगे कहां पे कम नंबर है। जरा देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं सही दे सकता था, मैंने दिया है सही आंसर। ये एक सबसे बड़ी गलती जो मैं भी करता था मेरे टाइम पे। इसीलिए शायद मैंने लिखा है कि जब आप मॉक टेस्ट देना, अभी से आप मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए, तो अपना मॉक टेस्ट ना देने के बाद 20 मिनट लीजिए, उसको जरा एनालाइज कीजिए कि आपने कहाँ नंबर गलत किए, कौन सी चीज आपने गलत करी, स्पेशली इंग्लिश में, वहां पे ज्यादा गलतियां आप करते हो, ठीक है। आगे अगर मैं कंक्लूड करूं इस पूरी कहानी को, तो याद रखना, रेगुलर प्रैक्टिस ही आपके सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है आपको, और कोई शॉर्टकट नहीं है। स्टेइंग मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट, कभी भी दिमाग में ये मत आने देना कि सर नहीं होगा, सर इस बार होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें बहुत दूर करो अपने आप से। अभी सिर्फ एक ही चीज तुम जिंदगी में कर सकते हो, पढ़ना, रेगुलर पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, सिलेक्शन आपका होगा सर। और लास्ट में फाइनल वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट। सर अब इसके ज्यादा मैं क्या बोलूं आपको, यहाँ पे कोशिश करो कि आपके सामने जब चीज आती है ना, तो आप अपना बेस्ट दो। आपसे अच्छा कुछ न था न कुछ अच्छा होगा, ये मान के चलना। आप लाइफ में जितना करने के लिए आए थे उससे ज्यादा करोगे, है ना। समझ में आई बात? ये मैं कहने का मतलब ये था कि आगे कुछ अच्छा होगा नहीं होगा उस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। अच्छा नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे बहुत अच्छा आप कर लोगे। बस याद रखना कि बैंकिंग एग्जाम दो ही चीजों पर टिका होता है, कंसिस्टेंसी, और दूसरी चीज भी है कंसिस्टेंसी। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे, अपनी कमजोरियों से आगे अपने आप को लेके जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से इंक्लूड करूं और अच्छे तरीके से बनाऊं मैं आपको, तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताना यहां चाहूंगा कि अगर आपको बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना है, तो सिर्फ एक चीज दिमाग में अपने रखना, बैंकिंग एग्जाम का कोर कंसेप्ट पकड़ लो। आपका टॉपिक क्लियर हो गया, आपको पता होगा प्री में 4-5 टॉपिक आते हैं और मेंस में 5-6 टॉपिक आते हैं। तो ये जो 4-5 टॉपिक प्रीलिम्स के हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ो। रीजनिंग में पजल्स, रेगुलर क्लास अटेंड करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो उनकी। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है। मॉक टेस्ट अगर छोड़ दिए तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। मॉक टेस्ट अटेंड करो, एनालाइज करो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अभी भी लिख के भेज सकते हो मुझे, क्लासेस में भी पूछ सकते हो। 1 महीना बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम करो, सिलेक्शन आपका होगा। कट ऑफ कितना जाएगा उस पर अलग सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और जो चीज मैंने बताई है उसको फॉलो कीजिए, सिलेक्शन आपका ही होने वाला है। और हमारा जो बैच आ चुका है, अगर आपको लगता है कि इस साल के और भी दूसरे एग्जाम्स आपको तैयार करने हैं और बैंकिंग का सर बी भी नहीं पता मुझे, बिल्कुल जीरो हूं मैं, तो हमारा फाउंडेशन बैच आपके लिए आ चुका है बच्चों, 999 रुपए का, जिसके अंदर पूरी बैंकिंग की प्रिपरेशन कराई जाएगी अलॉन्ग विद इंश्योरेंस का भी आपको यहाँ पे सारी तैयारी की जाएगी, क्योंकि सिलेबस सिमिलर होता है। और मैं आपको ये जो बात बता रहा हूं ना कि सिलेबस सिमिलर होता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप जो आज पढ़ रहे हो ना, जुलाई अगस्त में होने वाला है रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक का एग्जाम, उसमें भी काम आएगा सर। आईबीपीएस पीओ में भी काम आएगा, उसके बाद फिर से एसबीआई क्लर्क आएगा, आईबीपीएस क्लर्क आएगा, एसबीआई पीओ आएगा, आरबीआई असिस्टेंट आएगा, सब में काम आएगा। सिलेबस सबका सेम होता है, बस लग जाइए क्योंकि 2025 आपका होने वाला है। ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।